तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैटी ने सैम से आइडेंटिटी कार्ड एक्सचेंज कर लिया था और मॉन्स्टर फिर उसके ऊपर हमला करने के लिए कूद चुका था मैदान में। अब आगे हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जब सैम के पीछे मॉन्स्टर भाग रहा था ना तभी कैटी की नजर पड़ी थी यहाँ के दरवाजों पे जिसमें कार्ड इंसर्ट करने की जगह बनी हुई थी और इंसर्शन पॉइंट पे कार्ड वाले आईडी कार्ड की तरह ही कुछ लिखा हुआ था। इससे पहले कि मॉन्स्टर कैटी को टच नहीं कर पाता, कैटी देखती है कि मैं जिस दरवाजे के पास खड़ी हूं उसमें लिखी चीज मेरी आईडी कार्ड से एक्जेक्टली मैच कर रही है, तो वो अपना आईडी कार्ड उसमें इंसर्ट कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर इसी दरवाजे से ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर जैसे कॉरिडोर पार करते हैं तो देखते हैं कि हम तो फिर से हॉल में पहुंच गए। पर दोस्तों इनको पता था कि आखिर करना क्या है, इसलिए ये अनाउंसमेंट होते ही सभी डोर पे जाकर सही वाला आईडी कार्ड इंसर्ट कर देते हैं और सारे मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरह से 5 बार ये लोग कर लेते हैं और काफी खुश हो रहे होते हैं। साथ ही लास्ट राउंड में कैटी ने नोटिस कर लिया था कि अंकल इनके पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए लास्ट राउंड में उसने अपना ब्लैंक कार्ड दे दिया था अंकल इनको कि इसका तो वैसे भी अभी कुछ यूज नहीं है, आप इसको लेकर रेस्ट कीजिए, दौड़ने भागने का काम हम कर लेंगे, ये कह दिया था उसने। पर दोस्तों उस समय मैक्स भी काफी थक चुका था, इसलिए जब अंकल को अकेला पाता है ना तो उन्हें बहला फुसलाकर उनसे अपना कार्ड एक्सचेंज कर लेता है। पर उसे नहीं पता था कि इस राउंड में ब्लैंक कार्ड वाले के पीछे ही मॉन्स्टर पड़ जाएगा, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए यहाँ भागता रहता है और फिर उसे कोई भी कार्ड एक्सचेंज करने को तैयार नहीं होता। सारे लोग ये पता लगाने में बिजी हो जाते हैं कि इस राउंड को कैसे जीता जाए, क्योंकि इसमें तो बिना कोई अनाउंसमेंट के ही मॉन्स्टर ने भागना शुरू कर दिया था। यहाँ दरवाजे केवल 5 थे और 5 में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। सभी अपना कार्ड दरवाजे में लगाने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा इस बार नहीं खुलता। वहीं इन्हें पता नहीं था कि ये जो ब्लैंक कार्ड है इसे कहां इंसर्ट करना है। तो इधर मैक्स तो थक हार कर चूर हो चुका था, इसलिए जब वो भागते भागते एक बार गिरता है तो दोबारा उसके उठने की हिम्मत नहीं होती और तब जॉय एक सच्चा दोस्त होने का फर्ज निभाता है और अपना कार्ड एक्सचेंज कर लेता है उससे। फिर मॉन्स्टर एक बार फिर जॉय के पीछे पड़ जाता है, वो भी काफी देर तक यहाँ भागता रहता है पर कुछ देर के बाद उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है तो वो मैक्स से हेल्प मांगता है पर मैक्स तो अभी भी जमीन पे गिरा पड़ा था। हालांकि वो जॉय के काफी नजदीक ही था, इसलिए जब जॉय अपना कार्ड फेंककर एक्सचेंज करने के लिए देता है तो ये मैक्स एक्सचेंज नहीं करता क्योंकि मॉन्स्टर बिल्कुल उसके नजदीक ही था। कुछ सेकंड्स के बाद कार्ड वापस से जॉय के पास आ जाता है क्योंकि लास्ट टाइम वो उसके पास ही था, जॉय भी गिरा पड़ा था तो वो जल्दी से दोबारा मैक्स को अपना कार्ड फेंक देता है कि वो कुछ मदद करेगा। पर मैक्स में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वो जब काफी हिम्मत जुटाकर कार्ड उठाने भी जाता है ना तब तक टाइम आउट हो चुका था और इसलिए कार्ड फिर से चला जाता है जॉय के पास, वो अपने आप जाता है दोस्तों। और इस बार वो मॉन्स्टर से नहीं बच पाता, मॉन्स्टर उसको चबा चबा कर खा जाता है। ये देखकर तो सभी तरह से ट्रॉमा में चले जाते हैं। जैसे मॉन्स्टर जॉय को खाकर खत्म करता है ना वैसे ही वो ब्लैंक कार्ड आ जाता है मैक्स के गले में, क्योंकि जॉय से पहले ये कार्ड किस पे था, मैक्स के पास, इसलिए वो मैक्स के पास आ गया। तो सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि अगर अब मॉन्स्टर ने मैक्स को भी खा लिया पता है ना दोस्तों क्या होगा, वो ब्लैंक कार्ड फिर चला जाएगा अंकल के पास और वो पैर में चोट लगने की वजह से भाग नहीं पाएंगे। तो मॉन्स्टर अपना गला हिलाता है और उसके गले में लगी घंटी की आवाज अब सबके कानों तक एकदम क्लियरली जाती है। सैम और कैटी कुछ तो इशारा करते हैं आंखों में और सैम मैक्स से आईडी कार्ड छीन लेता है। फिर वो भागता है और थोड़ी देर के बाद वो कार्ड थमा देता है कैटी को। कैटी भी कुछ देर भागती है और जब मॉन्स्टर बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो वो ब्लैंक कार्ड छोड़ देती है जमीन पे। उसके हाथ में अभी भी उसका पहला वाला कार्ड होता है, इसलिए वो ब्लैंक कार्ड वापस चला जाता है सैम के पास। इस तरह ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को काफी देर तक थकाते हैं और फिर आखिर में कैटी सीधे उछलकर बैठ जाती है मॉन्स्टर की पीठ पे जिससे वो छटपटाने लगता है। और जब वो देखता है कि ब्लैंक आईडी कार्ड सैम के हाथों में तो वो उसको खाने के लिए दौड़ता है और जैसे ही उसके नजदीक पहुंचने वाला होता है कैटी मॉन्स्टर के बाल पकड़कर उसका सर ऊपर की ओर खींच लेती है और नीचे से सैम वो ब्लैंक आईडी कार्ड डाल देता है मॉन्स्टर की घंटी में। हाँ दोस्तों जो छठा इंसर्ट पॉइंट है वो घंटी ही थी, उसमें कार्ड के डलते ही मॉन्स्टर हो जाता है गायब और तब एक अनाउंसमेंट होती है कि आपने ये लेवल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, बधाई हो आप सभी को। मगर दोस्तों मैक्स का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो कहता है कि मुझे मेरा दोस्त लौटा दो कैसे भी करके। इसके बाद सभी रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं यानी सभी की नींद खुल जाती है। तो सैम देखता है चैट जीपीटी का जवाब, उसमें बताया जा रहा था कि चाइना में ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी महारत हासिल कर ली है। उन्होंने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी बना लिया है, इसलिए आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया नाइटमेयर वाला वैसा किसी एआई के जरिए भी आराम से किया जा सकता है। आपको याद है दोस्तों पिछली बार मैक्स ने सोने से पहले चैट जीपीटी से सवाल पूछे थे लेकिन वो आंसर देख नहीं पाया था। उधर कैटी और जैनी जब जाती है तो उन्हें मैक्स के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और जब वो वहां जाती है तो देखते हैं कि जॉय की बॉडी तो वहीं पड़ी है, वो सांस भी ले रहा है मगर जगाने पे जाग नहीं रहा। तो वो लोग डॉक्टर को भी बुलाते हैं जो चेकअप करने के बाद बताता है कि जॉय अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से कोमा में चला गया। तो उनका सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अल्कोहल पॉइजनिंग के बारे में पहली बार सुना है। कैटी तो डॉक्टर से क्वेश्चन भी करती है मगर मैक्स को डॉक्टर की बातों पे यकीन था दोस्तों क्योंकि उसने सच में जॉय के साथ ड्रिंक किया था सबसे छिपकर। इसके बाद कैटी को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मिस नीना का कॉल आता है। वो कहती है मैं तुम्हें और जैनी को पिक करने आ रही हूं, हॉस्पिटल में तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है। तो मैक्स कहता है कि तुम दोनों अपने कॉलेज चले जाओ, जैसे जॉय को होश आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कॉल करके। तो दोस्तों जब कैटी और जैनी नीना के साथ उसके कार से कॉलेज जाने लगती है ना तो रास्ते में नीना को सैम का कॉल आ जाता है। वो नीना से कहता है कि मुझे 3D मॉडल बनाना है कॉलेज का, इसलिए मुझे बिल्डिंग 19 का भी ब्लूप्रिंट चाहिए होगा जो अभी तक मुझे नहीं मिला। इसमें नीना कहती है ठीक है मैं जल्दी कॉलेज के डायरेक्टर से बात करके आप लोगों को 19 बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट दिलवाती हूं। कॉल कट होने के बाद कैटी नीना से पूछती है ये सैम कौन है। वो बताती है वो हमारे सीनियर है, उन्होंने हमारे कॉलेज से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिलहाल हमारे कॉलेज के सब्स्टिट्यूट टीचर भी और वो टीचर्स की कमी की वजह से सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए सब्स्टिट्यूट टीचर बनने के लिए राजी हुए हैं। इसके बाद वो अपनी खुद की स्टडी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद दोस्तों कैटी और जैनी सोच में पड़ जाते हैं क्या ये वही सैम है जो हमें हमारे सपने में मिलता है या फिर कोई और है। ऊपर से ये बिल्डिंग 19 का चक्कर क्या है, मतलब वो 19 फ्लोर का। ये जानने के लिए कैटी अकेले चली जाती है उस बिल्डिंग में जहां उसे सैम दिखता है पर वो सैम के सामने नहीं आती बल्कि उस पे नजर रखती है। सैम यहां इंटरनल आर्किटेक्चर देखने आया था। इसके बाद जब वो बाहर जाता है तो उसको मिलती है ना तो उसे आज की फ्रेशर पार्टी के लिए इनवाइट करती है। उधर जैनी सीधे अपने रूम में गई थी दोस्तों जहां उसे अपने नाम का एक पैकेज मिलता है। जब उसको खुलती है ना उसके अंदर से एक वीआर सेट मिलता है यानी कि वर्चुअल रियलिटी सेट। इसको पहनने के बाद स्क्रीन पे दिखने वाली चीजें ऐसी लगती हैं जैसे कि वो रियल वर्ल्ड में। देखो ये बात नहीं है वैसे आप सभी जानते हैं। ऐसा सेम पैकेज येंग नाम की लड़की को भी मिलता है जो कि फिलहाल कैंटीन में लंच की लाइन में लगा हुआ है। वहां पे कैटी सैम का पीछा करते करते आ जाती है। सैम दूसरी लाइन में लगा होता है और कैटी लग जाती है येंग वाली लाइन में। उसको देखते ही येंग तो बकना स्टार्ट कर देता है कि मैं तो तुम्हें जानता हूं, दरअसल मेरा और तुम्हारा हम दोनों का ये कॉमन चाइल्डहुड फ्रेंड था, तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया होगा मगर मैंने किया है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं और तुम चाहो तो लाइन में मेरे से आगे आ सकती हो। पर दोस्तों इसकी बात पे कैटी रत्ती भर भी ध्यान नहीं देती। हालांकि कैटी जरूर पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है तो वो बताता है ये तो लेटेस्ट रिलीज है वीआर सेट का, इससे तुम गेम खेल सकती हो और ये बिल्कुल फ्री में मिला है मुझे। दरअसल टीएनजी टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ना अपनी प्रमोशन कराई है बस इसलिए उन्होंने मुझे दिया। तो कैटी को याद आता है एक्सीडेंट वाले दिन जब हम बस में बैठने जा रहे थे तो कॉलेज के बाहर इस गेमिंग कंपनी का प्रमोशन चल रहा था और तब मैंने और जैनी दोनों ने इसको ट्राई भी किया था। इस तरह दोस्तों उसको याद आ जाता है। इसी बीच कैटी आगे की लाइन खत्म हो जाती है और कैंटीन में खाना सर्व करने वाला कैटी को आवाज लगाता है कि तुम्हें नहीं चाहिए खाना। फिर जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान जाते हैं दरअसल दोस्तों ये तो अंकल लिन है। पर यहाँ फिलहाल कैटी उनसे कुछ नहीं कहती बस खाना लेकर साइड हो जाती है। फिर शाम में इनकी फ्रेशर पार्टी चलती है दोस्तों। पर ये कच्चे कॉलेज की पार्टी है तो इसमें और कोई दारू पार्टी नहीं चलती बल्कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर आराम से चेयर पे बैठे होते हैं और एक के बाद एक प्रोग्राम सामने स्टेज पे पेश किए जाते हैं। यहाँ येंग की मुलाकात होती है पहली बार टॉम बॉय से। वो तो उसको लड़का समझकर गंदे तरीके से बातचीत करने लग जाता है तो तब उसको बताना पड़ता है कि मैं लड़की हूं थोड़ा तमीज से बात करो। इसके बाद कैटी नोटिस करती है सब्स्टिट्यूट टीचर सैम को जो कि टीचर्स के साथ ही बैठा हुआ है जिससे कैटी को यकीन हो जाता है कि हां ये सच में हमारे कॉलेज का टीचर ही है। पर आधे फंक्शन में ही सैम उठकर जाने लगता है तो कैटी उसका पीछा करना नहीं छोड़ती। पीछा करते करते उसके रूम तक पहुंच जाती है। तब सैम उसको टोक देता है कि सुबह से मेरा पीछा कर रही हो, सामने से आकर बात क्यों नहीं करती। फिर वो अपने रूम का गेट खोलकर उसको अंदर बैठने को कह देता है और पानी पीने को देता है पर वो इनकार कर देती है ये सोचकर कि पता नहीं इसने पानी में क्या मिलाया होगा। तो वो बताता है नमक मिलाया है, ये जो तुम्हारे नाक पे हर वक्त गुस्सा चढ़ता रहता है ना इसे शांत करने के लिए। दरअसल पहले मुझे भी हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाया करता था, मेरी मॉम ने मुझे नमक पानी दिया था। दूसरी ओर दोस्तों जैनी को बड़ा अजीब लगता है कि कैटी बिना मुझे कुछ बताए चली गई तो वो ऐसे बाहर कॉलेज में टहलने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कैट पे जिससे वो बात करने लग जाती है कि पता है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है कैटी को छोड़कर और मुझे ज्यादा भाव नहीं देती। क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड है? तभी वहां पे डॉक्टर जियान आ जाते हैं जिससे एक पल के लिए तो जैनी डर जाती है क्योंकि अचानक होता है सब। डॉक्टर जियान बताते हैं कि दरअसल तुम्हारा सीटी स्कैन का रिपोर्ट आ चुका था वो बाकी रह गया था और मैं इधर से जा रहा था तो सोचा तुम्हें दे दूं तो मैंने सोचा इसी बहाने अपना कॉलेज भी घूम लूंगा एक बार, कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो जैनी हैरान हो जाती है कि अच्छा तो आप भी इसी कॉलेज से पढ़े हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हमारे सीनियर भी हैं। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि हॉस्पिटल में भी डॉक्टर जियान और जैनी के बीच एक अलग लाइकिंग थी और अभी भी वो कंटिन्यू हो रही है। वहीं येंग ने प्रोग्राम के दौरान सीना के कपड़ों पे गलती से पानी गिरा दिया था तो वो भी आधे प्रोग्राम में उठकर जाने लगती है और फिर दोस्तों येंग उसकी हेल्प करने के इरादे से उसके पास आ जाता है। लेकिन सीना तो सीना है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। पर अपना येंग भी ठहरा चिपकू नंबर 1 वो तो सीना से चिपक ही जाता है, उससे बहुत सारी बातें करने लगता है यहाँ वहाँ की और वो उसे इस वीआर सेट के बारे में भी बताता है कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगी और टेस्ट कंप्लीट करोगी तो तुम्हें इसमें प्रॉपर एंट्री मिलेगी। ये ना बहुत ही थ्रिलिंग गेम है, बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। फिर जब सीना अपने डॉम में जाती है दोस्तों तो अंधेरा होने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर जाती है और उसे अपनी हालत में बहुत ही निराशा होती है। अब वो बड़ी मुश्किल से चलते चलते थक जाती है। वो फिर से अपने पैरों पे दौड़ना भागना चाहती थी लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर पाएगी। तभी उसकी नजर जाती है जैनी के वीआर सेट पे और फिर उसे येंग की बातें याद आ जाती है कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है इससे तुम पार्टिसिपेट करो कहा था ना येंग ने, जिससे उसका मन भी करने लग जाता है और वो गेम खेलने के लिए हो जाती है तैयार। वहीं दोस्तों कैटी अभी भी सैम के रूम पे ही होती है। वो उससे पूछ रही है कि आज तुम बिल्डिंग
बिल्डिंग 19 में क्या करने गए थे इसके बारे में वो बता ही रहा होता है कि मुझे दरअसल कुछ डाउट क्लियर करने थे। दरअसल मुझे शक था कि जरूर बिल्डिंग 19 और पैरेलल वर्ल्ड वाले 419 एक ही हैं, पर मैंने अच्छे से चेक करके पाया कि ये दोनों बाहर से दिखने में तो सेम ही लगते हैं मगर अंदर से काफी अलग है। इनकी लंबाई चौड़ाई इंटीरियर सब कुछ काफी अलग है। अब ऐसा तो है ना कि दिन में ये बिल्डिंग छोटी हो जाती है और रात में बड़ी हो जाती है, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हूं कि आखिर चल क्या रहा है। देखो ना मुझे तो ये बड़ा अजीब सा कपड़े का टुकड़ा भी मिला था वहां पे, जिसको देखने के साथ ही कैटी पहचान जाती है कि ये तो जेम्स का है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल कैटी को जेम्स का नाम नहीं पता था, पर आपके समझाने के लिए हम नाम यूज कर रहे हैं। उसको सिर्फ इतना पता था कि कोई बंदा था वहां पे। तो कैटी सैम को बताती कि मैंने एक दिन बिल्डिंग 19 में एक व्हाइट जैकेट वाले आदमी को देखा था, वो काफी अजीब सा था, मुझे बस घूरता जा रहा था, उसके दाढ़ी मूंछ और बाल वगैरह बड़े हुए थे, ऐसा लगा था जैसे पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं होगा। हां ये उसी की जैकेट का फटा हुआ टुकड़ा है और पता नहीं मैंने उस आदमी को ना बस वाले एक्सीडेंट दिन भी देखा था, ऐसे पागलों की तरह बीच सड़क पे खड़ा था वो और मुझे बस घूरता जा रहा था, पता नहीं कौन था कहां से आया था। पर फर्स्ट डे जब हम गेम एंटर किए थे ना तो पपेट मॉन्स्टर ने उसे भी मार दिया था हैरी को मारने से पहले। तुम तो वहां पहले से थे ना सैम, तुमने तो उसको देखा ही होगा। सैम कहता है कि नहीं मेरा उससे आमना सामना हुआ ही नहीं। दूसरी ओर दोस्तों मैक्स जाता है जॉय के पास जो कि अभी भी कोमा में। मैक्स उसे कहने लग जाता है कि यार लॉर्ड भी आओ कोमा से, तुम्हारे और हैरी के बिना मेरा जी नहीं लगता। हैरी का तो कोई पता नहीं है, उसे तो तुम्हारी कंडीशन के बारे में भी नहीं पता, वरना वो तुम्हें देखने जरूर आता। तभी दोस्तों मैक्स के फोन पे कॉल आ जाता है और मैक्स वॉशरूम में चला जाता है बात करने के लिए। फिर वो जैसे ही बात करके वॉशरूम से निकलने वाला होता है तो देखता है कि दो डॉक्टर जॉय को देखने के लिए आए हुए हैं। उनको देखकर मैक्स दोबारा वॉशरूम में रह जाता है, जिसकी वजह से वो गलती से इनकी आपस की बातें सुन लेता है। पता है एक डॉक्टर कह रहा होता है कि सर इसे तो कोई अल्कोहल पॉइजनिंग हुई नहीं थी, इसके दोस्त को तो हमने पट्टी पढ़ा दी थी वैसे, पर इसका अल्कोहल लेवल नॉर्मल ही था, इस पे कोई दवाई वगैरह भी ढंग से असर नहीं कर रही है, क्या लगता है का कुछ और टेस्ट करें या फिर रहने दे। तो वो सीनियर डॉक्टर कहता है कि नहीं फिलहाल के लिए इसको बस रेस्ट करने दो, फिर मैं देखता हूं क्या करना है। पर जैसे जूनियर डॉक्टर वहां से जाता है ना वो सीनियर डॉक्टर अपने बॉस को फोन लगाकर कहता है कि बॉस इसकी हालत में तो कोई सुधार नहीं हो रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूसरे डॉक्टर्स को भी शक हो जाएगा, इसलिए हमें इसका जल्द से जल्द कुछ तो इंतजाम करना होगा। पर दोस्तों ये सीनियर डॉक्टर था कौन, ये मैक्स देख नहीं पाता। फिर हम यहां से जानी को देखते हैं जो कि अपने डॉम में आ चुकी थी। उसने कैटी को कई सारे मैसेजेस भेजे थे कि तुम कहां हो, कब आओगी, किसके साथ हो, अचानक कहां चली गई थी, मगर कैटी ने उसके मैसेज को सीन नहीं किया, जिससे जानी को बड़ा बुरा भी लग जाता है कि कहां ये मैसेज क्यों नहीं देख रही। कुछ देर में दोस्तों सभी के फोन में नोटिफिकेशन आता है 19th फ्लोर गेम स्टार्ट होने वाला है, फिर काउंटडाउन होता है 5 4 3 2 1 0 और फिर गेम ऑन, जिससे सभी रियल वर्ल्ड में अपने आप सो जाते हैं और गेमिंग वर्ल्ड में उनका स्वागत होता है। जहां हम सबसे पहले देखते हैं कैटी को लिफ्ट में, लिफ्ट खुलते हैं उसे आंखों पे तेज रोशनी पड़ती है, वो बाहर जाकर देखती तो हैरान क्योंकि इस बार गेम का सेटअप 19th बिल्डिंग पे नहीं है बल्कि एक खुली सी जगह है जहां पे पुरानी चाइनीज पैटर्न के लकड़ियों के घर वगैरह बने हुए हैं। सबसे पहले यहां कैटी को सैम मिलता है तो वो उससे बातचीत करने लगती है, तभी यहां आती है जानी और इन दोनों को साथ में देखकर बड़ा जेलस फील करने लगती है। उसे थोड़ा awkward लगता है इनके बीच में जाने में, मगर फिर भी वो कैटी के पास जाती है और कहती है देखो मुझे बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, तुम मुझे बचा लोगी ना। कैटी कहती चिंता मत करो। इसके बाद ये लोग बातें करने लगते हैं कि अच्छा हम बार-बार इस गेम में अपने आप कैसे आ जा रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है हमें, क्या कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जा रहा है हमारे फोन के थ्रू, और अगर ऐसा है तो फिर हमारे ब्रेन में उस फ्रीक्वेंसी को यूज करने के लिए रिसेप्टर्स पकड़ लगे होंगे, शायद कोई चिप वगैरह, पर अगर ऐसा है भी तो उन्होंने हमारे दिमाग में चिप इंस्टॉल कब किया होगा। कैटी कहती है शायद जब हम हॉस्पिटल में थे, पर सैम कहता है कि नहीं तुम लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और मैं तो नहीं था ना, जरूर कुछ ऐसा है जो हम सबने एक्सपीरियंस किया हो, ऐसा क्या हो सकता है। अभी कैटी और सैम दोनों साथ में कहते हैं वीआर हेडसेट और फिर कैटी थोड़ा सोचती है और कहती है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूं, अगर वो भी आज हमें इस गेम में ज्वाइन करेगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारा कुछ उस वीआर सेट की वजह से ही हो रहा है। और दोस्तों जिसका कैटी को इंतजार था वो आ जाता है यानी कि येंग, क्योंकि येंग के पास भी वीआर सेट आया था, उसको भी बड़ा मन था गेम खेलने का, वो तो काफी एक्साइटेड था क्योंकि उसको इस गेम की रियलिटी नहीं पता ना, वो बिल्कुल बचकानी हरकतें कर रहा होता है। इसके अलावा इस गेम में पुराने बचे प्लेयर्स यानी मैक्स और अंकल इन तो थे ही दोस्तों। फिर इन्हें एक ड्रम की आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए ये घर के अंदर जाते हैं। माहौल बिल्कुल अजीब होता है, हवाओं में ढेर सारे कॉफिन्स झूल रहे होते हैं और दीवारों पर अजीब सी डरावनी ड्राइंग्स बनी होती है जिसका मतलब भी इनको समझ में नहीं आता। वहां जाने की नजर जाती है प्लेटफॉर्म पे जहां एक व्हाइट लंबा सा कपड़ा रखा हुआ है और उसमें 7 हाथों के निशान बने हुए हैं। वो बाकी लोगों को ये बात बताती है और कहती है ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हमारे ही हैंडप्रिंट्स हैं और इस पे हाथ रखकर ये गेम शुरू होगा शायद। सभी अपने अपने साइज के दिखने वाले हैंडप्रिंट्स पे अपना हाथ रख देते हैं, मगर मैक्स बड़ा झिझक रहा होता है कि कहीं इसमें कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, पर फिर बाकी लोगों के कहने पर उसे भी अपने हाथ वहां रखने पड़ जाते हैं और इस गेम को स्टार्ट करना ही पड़ता है। हालांकि कैटी को एक बात खटकती है कि यहां तो हम सिर्फ 6 ही लोग हैं तो हैंडप्रिंट्स 7 क्यों हैं। खैर दोस्तों इससे पहले इन्हें इसका जवाब मिल पाता एक लाश कॉफिन से बाहर निकलती है और उन्हें इस गेम का रूल समझाती है कि तुम्हें खुद में से किसी एक को कॉफिन के अंदर डालना होगा और बाकियों को स्पिरिट से लड़ना होगा और कॉफिन में कौन जाएगा इसका फैसला तुम्हें इस छोटी सी अगरबत्ती के जलकर खत्म होने से पहले करना होगा। जिससे इन पे प्रेशर बिल्ड होने लगता है दोस्तों कि अब हम कॉफिन में किसको डालें, मगर कॉफिन के अंदर मैक्स तो जा नहीं सकता, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि मैं तो एक नंबर फाइटर हूं, मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं अगर बाहर रहूंगा तो स्पिरिट से फाइट कर पाऊंगा, हमें खुद में से सबसे कमजोर प्लेयर को कॉफिन के अंदर डालना होगा। पर कोई भी खुद को कमजोर नहीं बताता सिवाय जेनी के दोस्तों। उड़री सैमी सभी से कहती है कि देखो मुझे अंधेरे से बहुत ही डर लगता है, प्लीज मुझे कॉफिन के अंदर मत भेजना। खासकर वो कैटी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम तो मुझे बचाओगी ना, पर कैटी इस बार बिल्कुल चुप थी। जैसे ही अगरबत्ती बुझ जाती है वैसे कैटी जेनी को कॉफिन के अंदर डाल देती है, धकेल देती है मतलब, क्योंकि वो स्पिरिट्स को आते हुए देख लेती है। जेनी के कॉफिन के अंदर जाते ही कॉफिन का दरवाजा बंद हो जाता है। अंधेरे में जेनी के डर के मारे हालत खराब, ऊपर से उसे एक स्पिरिट की आवाज आती है जो कि उसके कान भरना शुरू कर देती है कि देखा तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें धोखा दे दिया, वो तुम्हें सबसे कमजोर समझते हैं इसलिए इस कॉफिन में डाल दिया, उन्हें तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर उस कैटी को जिसने तुम्हें इस कॉफिन में धक्का दिया, तुम तो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना, क्या हुआ तुम्हारी दोस्ती का। जिससे दोस्तों जेनी डर के मारे और रोने लग जाती है पूरी तरह से और कैटी से मदद मांगती है। वो उसे खुद को कॉफिन से निकालने की मिन्नतें मांगती है, खूब रोती है गिड़गिड़ाती है, मगर कैटी उसकी मदद नहीं कर पाती। एटलीस्ट जेनी को तो यही लगता है, पर उसे क्या पता था कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर दोस्तों ढेर सारे स्पिरिट्स ने इन पे हमला कर दिया था, इन्हें औजार से भी मारने पर ये मार नहीं पा रहे थे। काफी देर तक इनसे फाइट करने के बाद खुद को किसी तरह से बचाने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि इन स्पिरिट्स का सबसे कमजोर हिस्सा इनका सर है, इसलिए इनके सर पे ही वार करना बेहतर होगा। और जब तक इनको ये बात पता नहीं होती ना तब तक तो मैक्स मरते मरते बचता है कई बार, क्योंकि स्पिरिट्स ने उसका गला दबा दिया था और कमजोरी जाने के बाद भी बड़ी मुश्किल में होते हैं क्योंकि स्पिरिट्स काफी फुर्तीले और ताकतवर है। तो जब सैम एक स्पिरिट से लड़ रहा होता है तब तक में दूसरा स्पिरिट लगभग कैटी की जान ले चुका था और तभी एंट्री होती है 7th प्लेयर की, जो आने के साथ ही तलवार से स्पिरिट्स को धड़ से अलग कर देता है जिससे स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये नई प्लेयर कौन थी कोई नहीं जानता क्योंकि इसने बेबी कट रखे हुए थे, हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के रखा हुआ था और चेहरे पे मास्क भी है, साथ ही उसके पास एक तलवार है दोस्तों जिससे वो धनाधन स्पिरिट्स का गला काटे जा रही थी। वो एक बार तो येंग की भी जान बचा लेती है जिससे येंग तो 7th प्लेयर का दीवाना हो जाता है, वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, वो खुद को उसका पति मान लेता है। खैर जैसे बाहर के सारे स्पिरिट्स मारे जाते हैं वैसे ही जेनी का कॉफिन खुद ब खुद खुल जाता है और एक अनाउंसमेंट होता है कि एविल स्पिरिट्स पे रोक लगाई गई है, गेम क्लियर हो चुका है। मगर दोस्तों इन्हें लेवल कंप्लीट करने की बधाई नहीं दी जाती, यानी कि जरूर अभी भी और कुछ ट्विस्ट आने बाकी है। पर फिलहाल के लिए तो सारे प्लेयर्स अपने रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। सैम जैसे जागता है तो देखता है कैटी को जो अभी भी नींद में है और वो सोते हुए बेहद ही खूबसूरत लग रही है उसको, इसलिए वो बस उसको निहारता रहता है। पर अफसोस के तभी कैटी भी जाग जाती है और दोनों का एक इंटेंस हाई कांटेक्ट हो जाता है जिससे सैम कुछ शर्मिंदा होकर नजर हटा लेता है। तभी इन दोनों के फोन पे एक मैसेज आता है कि टायन टेक्नोलॉजी की तरफ से आप सभी को बधाई हो, आपने हमारे गेम में 20 घंटे बिता लिए हैं, इसलिए अब आपको हमारे ऑफिस आना होगा गेम में आगे कंटिन्यू करने के लिए। आपको एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन करना होगा, उसमें टायन टेक्नोलॉजी का पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि हम यहां जरूर जाएंगे ताकि हम इस गेम के बारे में और आगे पता लगा सके कि आखिर हम इसमें पहुंचे कैसे, कौन हमें कंट्रोल कर रहा है। दूसरी ओर जब सिना जेनी को उदास बैठा हुआ देखती है तो वो उसे कहती है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कल रात डॉम नहीं आई, जरा कॉल या मैसेज करके पूछो तो सही कि वो रात कहां बिता रही है। तो जेनी उदासी के साथ कहती है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही दोस्तों कैटी को काफी सारे मैसेज करके रखे हुए थे और अभी तक उसके मैसेज का कैटी ने कोई मतलब सीन नहीं किया, रिप्लाई तो दूर की बात, ऊपर से गेम में कल रात उसने जो जेनी के साथ किया उससे जेनी और भी ज्यादा गुस्सा है। एंड यहां येंग जब जाता है ना तो खुद को अपने चेयर पे पाता है हेडसेट लगाए हुए, उसका तो गर्दन बिल्कुल अकड़ गया था पूरी रात चेयर पे बैठे बैठे और उसे अभी भी दोस्तों 7th प्लेयर की याद आ रही थी, वो उसे बहुत ही करीब से जानना चाहता था। सबसे बुरा हाल तो मैक्स का होता है जो कि टॉयलेट सीट पे ही सर रखकर सो गया था अजीब पोजीशन में जिससे उसका पूरा बदन अकड़ गया था, जहां देखो बस वहां दर्द हो रहा था उसको। मैक्स थोड़ा फ्रेश वगैरह होता है और बाहर निकलकर जॉय को देखता है जो कि अभी भी कोमा में है। फिर हमें पता चलता है दोस्तों कि कैटी और सैम को आईएनजी टेक्नोलॉजी से जो मैसेज आया है वो बाकी प्लेयर्स को भी आया है, जैसे जेनी
मैक्स और अंकल लिन, पर अभी जो न्यू प्लेयर ऐड हुए थे उन्हें ये मैसेज नहीं आया। इसके बाद हम कैटी और सैम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाकर अपने माइंड और बॉडी का टेस्ट करवाते हैं कि क्या हमारे अंदर कोई चिप्स इंस्टॉल हुए हैं, रिजल्ट होता है नेगेटिव। अब जेन को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, इसलिए वो डॉक्टर जियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। और डॉक्टर जियान से मिलने से पहले वो कैटी और सैम को साथ में देख लेती है। हालांकि ये दोनों तो उसको नहीं देख पाते क्योंकि आपस में बातें करने में बिजी होते हैं, जिससे जेनी को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये हम मजे ले रहे हैं बताओ। फिर वो डॉक्टर जियान के साथ बाहर बैठकर अपनी परेशानी डिस्कस करती है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भाव नहीं देते, मैं भी कैटी की तरह बनना चाहती हूं, बिल्कुल निडर और कूल, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहने का बहाना ढूंढती आई हूं हाई स्कूल के दिनों से ही। पर उसने मुझे कभी भी अपना दोस्त लगता है समझा ही नहीं, शायद मैं उस पर एक बोझ हूं। उस सैम को देखो कितना अच्छे से ट्रीट करती है, जब देखो उससे बातचीत करती रहती है, दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं, वो दोनों एक जैसे हैं। इसलिए डॉक्टर जियान जेनी को समझाते हैं कि देखो तुम्हें किसी का बोझ बनकर रहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद इतनी पावरफुल बन जाओ कि कैटी सामने से तुमसे बात करने आए, वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का सोचे, तुम्हारी दोस्त बनना चाहे। इसी के साथ दोस्तों से इसका सेकंड पार्ट खत्म होता है। कौन कर रहा है इनको ये कंट्रोल, ये कैसे अपने आप जा रहे हैं उस गेमिंग वर्ल्ड में, क्या ये डॉक्टर मिले हुए हैं, क्या है दोस्तों पूरा सीन जानने